हो गया। ठीक। ठीक ठीक। ओके। गुड मॉर्निंग। क्या नाम आपका? माजुल। आगे आओ, जाओ आगे। आज हम लोग कर रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एकदम बेसिक से समझाऊंगा कि तुमको कुछ नहीं आता ये सोच के मैं समझाऊंगा। ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, कैसे इसको समझेंगे। अगर बेसिक समझ गए तो कोई फॉर्मूला वॉर्मूला याद करने का ऐसा कोई झंझट नहीं रहता, ना ही कोई वैसा ट्रिक समझने का है। बस बेसिक पे ध्यान देना है। जैसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, उसको समझ गए तो उसी से फॉर्मूलाज निकलते हैं। ठीक है, तो बाकी सब कुछ समझ में आएगा अगर तुमने बेसिक समझ लिया है। कुछ भी याद नहीं करना और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी सेकंड्स में कर पाओगे अगर तुमने सही से बेसिक समझ लिया। जो जो मैं बोल रहा हूँ हर एक छोटे छोटे पॉइंट को क्लियरली दिमाग में रखा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? देखो, हम लोग को पता है कि ये देखो एक सीरीज है, यहाँ पे दिखाता हूँ। 8, 16, 32, 64, 128, 256 ऐसे करके सीरीज चल रहा है। ठीक है, प्रोग्रेशन हो रहा है, बढ़ रहा है चीज़ें, तो इसलिए हम लोग इसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। ज्योमेट्रिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ज्योमेट्रिक बनने का मतलब है मल्टीपल्स में बढ़ता है। इसके पहले अगर तुम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है अगर समझते हो तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या हुआ कि वैल्यू देखो कितना बड़ा, 5 बड़ा, 5 बड़ा, 5 बड़ा, 5, तो ये फिक्स्ड वैल्यू बढ़ रहा है, मल्टीपल्स में नहीं बढ़ रहा। लेकिन इसमें वैल्यू कितना बड़ा देखो, 8, इसमें फिर से बड़ा 16, 32, 64, 128 ऐसे करके बहुत ज़्यादा करके बढ़ रहा है ना। इसमें बढ़ क्या रहा था, फिक्स्ड अमाउंट में बढ़ रहा था, इसलिए इसको बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसमें फिक्स्ड अमाउंट में बढ़ता है उसको बोलते हैं एरिथमेटिक, क्योंकि वो फिक्स्ड है। और ज्योमेट्रिक मतलब मल्टीपल्स में बढ़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अब हमको पहले ये सीरीज को थोड़ा अच्छे से समझना है। इस सीरीज को मैं लेता हूं पहले। देखो, क्लियरली विजिबल है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखे थे कि फिक्स्ड अमाउंट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन एक चीज फिक्स्ड है यहाँ पे। बढ़ने के टर्म्स में मैं बोल रहा हूँ, बढ़ने के टर्म्स में एक चीज फिक्स है कि जो मल्टीपल में बढ़ रहा है वो सेम है। इंटू इंटू 2 हुआ होगा तब 16 हुआ होगा, 16 इंटू 2 हुआ होगा तब 32 हुआ होगा, 32 इंटू 2 हुआ होगा 64, इंटू 2 हुआ होगा तो 128 हुआ होगा, इंटू 2 हुआ होगा तो 256 हुआ होगा। तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 256 इंटू 2। सिंपल है ना, यही है कॉन्सेप्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। इसमें वैल्यू सेम नहीं रहता है जो बढ़ रहा है, लेकिन मल्टीपल जो होता है वो सेम रहता है, जिससे मल्टीप्लाई होके ये वैल्यू इंक्रीज होता है। ठीक है, इंक्रीज अमाउंट सेम नहीं होता, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज अमाउंट सेम होता है, लेकिन यहाँ पे जो इंक्रीज करने वाला रेशियो होता है या फिर मल्टीपल होता है उसको हम लोग यहाँ पे फिक्स्ड रखते हैं और इसका एक नाम देते हैं इस रेशियो का, कॉमन रेशियो। कॉमन क्यों, क्योंकि सब में सेम मल्टीपल है ना। समझ में आया? इसका नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्या होगा, इंटू 2, 512। 512 कितना है 2 का पावर,
2 टू द पावर कितना है ये याद है? 9 है, ठीक है। और परसेंटेज का एक मैं शीट देता हूँ मेरे बुक का, उसमें ये लिखा हुआ है। ये सब 2 के सारे पावर्स हम लोग 10 तक याद रखते हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग को एग्जाम में दिखेगा ये 2 के अलग अलग पावर्स। ये सब 2 के पावर है ना? 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो हम लोग अभी समझ क्या रहे थे कि ये रेशियो सब में कॉमन है, इसलिए इसका नाम है, इस रेशियो का नाम है कॉमन रेशियो। अब देखो हम लोग अलग अलग शब्द यूज करते हैं को इस चैप्टर में, और क्वेश्चंस जब तुम्हारे एग्जाम में आएंगे तो वो भी वो शब्द यूज करेंगे। तो तुमको कुछ कुछ शब्द का मीनिंग पता होना चाहिए उस क्वेश्चन को समझने के लिए, उस क्वेश्चन को करने के लिए, करेक्ट। तो पहला शब्द हमने क्या सीखा? कॉमन रेशियो, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, जो सबसे पहला टर्म है सीरीज में, इसको टर्म बोलेंगे, एक एक टर्म है, ठीक है। ये एक सीरीज है, तो ये फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज को हम लोग बोलते हैं ए या फिर A1। बात समझ में आया? क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म को ए या फिर A1, सेकेंड को उसी तरह क्या बोलेंगे? A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ये हो गया A5, ऐसे हो गया A6। ऐसे करते करते कहाँ तक ये जा सकता है? इन्फिनिटी तक जा सकता है, बात सही है। लेकिन अगर हम लोग बोले कि ये n तक, n टर्म्स इसमें अगर क्वेश्चन में बता दे, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये मान लो कोई भी जो nth टर्म होना चाहिए, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसे करते nth टर्म तक मान जाता है, तो ये फाइनाइट सीरीज है। फाइनाइट मतलब क्या हो गया कि वो खत्म होता है, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब क्या हो गया? जो खत्म नहीं होता है। इन हो गया उल्टा, फाइनाइट मतलब खत्म होता है, तो उल्टा ऑफ खत्म होना मतलब इनफाइनाइट, इसलिए हम लोग इन्फिनिटी शब्द वहां से आता है। तो हम लोग क्या सीखे कि अलग अलग टर्म्स का नाम होता है। अब देखो, अब मेन चीज एक समझना है इस फॉर्मूलाज को समझने के लिए कि हम लोग सीरीज में मूव कैसे करें। सीरीज में मूव कैसे करें? ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में तुमको जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? एक बार कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे, 8 इंटू 2 तो 16 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं कि फर्स्ट टर्म से तुमको थर्ड टर्म पे जाना हो, तो क्या कितनी बार कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करें? 2 बार, है ना। 8 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, और एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? फिर से बोलता हूँ, फर्स्ट टर्म से थर्ड टर्म में जाना है, तो हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया कॉमन रेशियो को? 2 बार। 1 और 3 के बीच में गैप कितने का है? 2 का। इससे भी याद रख सकते हैं, जितना भी यहाँ पे वैल्यू होता है 3, उससे एक कम, है ना। उसी तरह फर्स्ट टर्म से अगर हमको मान लो फिफ्थ टर्म में जाना है, तो कॉमन रेशियो कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 बार। बात समझ में आया ना? 5 - 1 ऐसे सोच सकते हो, या फिर 5 से एक कम, हमेशा उतनी बार कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह ही है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि A5 जो होगा वो होगा इक्वल टू A इंटू R टू द पावर 4। किसी को कोई डाउट है? लिख सकता हूँ ना ऐसा? मैंने क्या बताया कि फर्स्ट टर्म से तुमको फिफ्थ टर्म में जाना है, तो 5 - 1 सोचो, या फिर 5 से एक कम, उतनी बार कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या था स्टार्टिंग में? 8, तो 8 इंटू 4 बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो क्या जाएगा? 128 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यही फॉर्मूला है किस चीज का? an का। तो n नंबर पे जाना है अगर तुमको सीरीज में, n नंबर पे जाना है, तो फर्स्ट टर्म को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉमन रेशियो के साथ? n नहीं, यहाँ पे 5 तक गए थे तो कितनी बार मल्टीप्लाई किया था? 4 टाइम्स। तो यहाँ पे n पे जा रहे हैं तो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे?
यहाँ पे फिफ्थ टर्म पे गए थे तो एक कम था ना, 5 - 1 4 था। ये ए एन का वैल्यू पता है क्या? एन का वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन हमको पता है ना एक कम होना चाहिए। तो कितनी बार मल्टीप्लाई करना चाहिए? n - 1 टाइम्स करना चाहिए ना मल्टीप्लाई। तो यही फॉर्मूला है, a इंटू आर टू द पावर n - 1। ये ए एन का फॉर्मूला है। किसी भी सीरीज में अगर कोई भी एक टर्म है वहां पे पहुंचने के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। बात समझ में आया कैसे सीरीज में हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं? ठीक है, सीरीज में मूव कैसे किए ये हमने समझा। अच्छा, और एक बार इसको क्लियर कर दो कि मान लो ये A5 है, इसके आगे वाले टर्म में जाना है तो क्या करें? माइनस। यहाँ पे प्लस माइनस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता था, प्लस माइनस नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई और डिवीजन भी एक तरह का मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लिकेशन ही है। डिवीजन मतलब होता है इनवर्स मल्टीप्लिकेशन, 8 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे लिखो, या फिर 8 इंटू 1/2 ऐसे लिखो, या फिर 8 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे लिखो। बात एक ही है ना? तो इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, रिजल्ट तो सेम आने वाला है ना। तो बस डिवीजन क्या है कि उल्टा मल्टीप्लिकेशन है। तब यहाँ से यहाँ पे गए थे तो इंटू 2 किए थे, तो यहाँ से यहाँ पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू उल्टा 1/2, या फिर बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ पे आने के लिए डिवाइड बाई 2 करते हैं, या फिर बोल सकते हो इंटू 1/2 कर सकते हैं। इधर से इधर जाने के लिए इंटू 2 किए थे, तो वापस आने के लिए इंटू उसका उल्टा 1/2 करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट जंप करना है तो 1/2 इंटू 1/2 दो बार करना पड़ेगा, है ना? कितने का गैप है? ये फिफ्थ है, ये थर्ड है, तो गैप कितने का है? 2 का है। तो दो बार हम लोग कॉमन रेशियो का उल्टा से मल्टीप्लाई किया है। बात समझ में आया? सीरीज में हम लोग मूव कैसे करते हैं? इसको ये हमने मूव का सोचा, पेस्ट करने का ऑप्शन रहता है ना, कहाँ गया? वहीं पे समझा देता हूँ। ठीक, देखो तो अभी हमने क्या समझा, ये वाला पार्ट समझा। मूव कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमने देखा कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसे करके हम लोग अलग अलग शब्द यूज करते हैं, करेक्ट? अच्छा, डुप्लीकेट होके यहाँ पे हो गया है। ठीक है, हमने देखा कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। ये पार्ट हमने किया, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फिर मूव कैसे करते हैं सीरीज में हमने देखा, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो आगे जाओगे, कॉमन रेशियो का उल्टा से मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे भी चले जाओगे। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? जिस पोजीशन से जा रहे हो, जिस पोजीशन पे जा रहे हो, उन दोनों का गैप वो देखना है। ठीक है, आगे जाना है तो उतनी बार कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो, पीछे जाना तो उसका उल्टे से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और एक चीज बताना था, चाहिए था कि इस सीरीज में ये जो सीरीज दिख रहा है, इसमें हम लोग मूव तो कर रहे हैं,
इसको, इस सीरीज को क्या बोल सकते हैं, बढ़ रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये सीरीज हम लोग 256 से भी स्टार्ट कर सकते थे, ऐसा भी तो सीरीज हो सकता था ना, 256, 128, 64, 32, ऐसे करके डिक्रीज होते हुए भी जा सकता था। उसमें भी तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हाफ 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 ऐसे करके मल्टीप्लाई होते जा रहा है, तो सीरीज छोटा होते जा रहा है ना। कहाँ तक जाएगा, 16, हाफ 1/4, 1/4, 1/8, 1/16, 1/256, ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। लेकिन अगर हम लोग किसी बीच में कहीं फाइनाइट जगह पे रोकना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं n नंबर तक है वो सीरीज। बात समझ में आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं है जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो वो बढ़ा ही रहा उस सीरीज को, वो सीरीज को कमा भी सकता है। बात समझ में आया, ये बताना चाहिए था मुझे। जनरली बढ़ रहा होता है तो समझाने के लिए वो इजी रहता है। अब देखो, अब देखो राइट से लेफ्ट कैसे हम लोग जाएं, हमने लेफ्ट से राइट देखा था, इस सीरीज में कैसे जाते हैं, है ना। लेफ्ट से राइट जा रहे थे इंटू टू करते करते, राइट से लेफ्ट क्या उसका इन्वर्स कर रहे थे, वो भी हमने देखा। नेक्स्ट नंबर इसमें क्या होगा हमने देखा था, 256 के बाद 215 होगा। सीरीज में मैंने नेक्स्ट नंबर ऐड किया था, और इन्फिनिटी भी हमने डिस्कस कर लिया कि इन्फिनिटी तक भी वो सीरीज जा सकता है, करेक्ट। तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिस्कशन हो गया। ये भी हमने देख लिया, 1 + 2 अनदर, ये थे तो व्हाट, ठीक है। अब एक बच गया ये वाला, काउंटिंग करने वाला। ये वाला भी हो गया, हाउ टू मूव इन द सीरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक सीरीज में अगर थर्ड टर्म पे है तो फिफ्थ टर्म पे कैसे जाए, ये सब हमने समझ लिया। सेकेंड टर्म क्या हो, थर्ड टर्म, सिक्स टर्म, नाइन टर्म, एवरेज ऑफ, एवरेज निकालना एक बार देख लेते हैं, ठीक है। दो चीज बचा है हमारा बेसिक थ्योरी का, एक है एवरेज निकालना और हाउ टू काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सीरीज, ठीक है। इसको अब हम लोग देखते हैं। इसी सीरीज पे हम लोग समझेंगे। एवरेज मतलब पता है सबको, पता है ना क्या होता है, फिर से बोलो। अगर दो नंबर की जगह यहाँ पे 5 नंबर हैं, 6 नंबर हैं, तो उन्हें डिवाइड करना होता है। अगर यहाँ पे 5 नंबर्स होते हैं, यहाँ पे कितने हैं, 6 नंबर्स हैं, तो इन सब नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाई 6 करेंगे तो हमारा एवरेज आ जाना चाहिए, ठीक है। यही होता है एवरेज। अब देखो, लेकिन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि उसका एवरेज थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर तुमको बोला कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज, उसको हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक मीन, ठीक है। मीन मतलब हो गया जो बीच वैल्यू जो सबको रिप्रेजेंट कर सकता है, तो अरिथमेटिक मीन हम लोग बोलते हैं उसको, एवरेज हम लोग उससे समझते हैं। लेकिन हम लोग को अभी समझना है जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। जियोमेट्रिक मीन मतलब होता है जो वैल्यू बीच में पड़ रहा है सीरीज के, उसको हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन के जो वैल्यू बीच में पड़ रहा है उसको निकालना इजी है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सबको ऐड कर दो, कितने थे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ जो भी एलिमेंट्स थे उससे हमने कर दिया, ठीक है। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन में क्या है कि जैसे एग्जांपल में दिखाता हूँ, इसको हम लोग अभी मान नहीं रहे, ठीक है। तो इन ये ज्योमेट्रिक सीरीज चल रहा है, तो इसका एवरेज जो है ये आना चाहिए, ठीक है। जैसे अरिथमेटिक मीन कर रहे थे तो उसका सीरीज में एवरेज कहाँ पर लाई करता था, बीचों बीच, है ना। एग्जाम्पल क्या था, जैसे 2, 4, 6, 8, 10,
इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 करने से एवरेज आता है, तो आंसर क्या आता था 6। वो सीरीज में होता है अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो। लेकिन इसमें वो चीज नहीं आएगा, इसको अगर सब ऐड कर दोगे और डिवाइड बाय 5 करोगे तो 32 नहीं आएगा, वो इसका अरिथमेटिक मीन निकल जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है, जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, तो जियोमेट्रिक मीन मतलब क्या हो गया कि जो बीच वाला वैल्यू है इसको हम लोग बोलेंगे जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, इसका एक बार अरिथमेटिक मीन निकालो कितना आ रहा है, कैलकुलेटर यूज करो या फिर कुछ भी, अरिथमेटिक मीन देखो कितना आ रहा है इसका। इस सीरीज का 8, 16, 32, 64, 128, 256 का भी इंक्लूड मत करना। ऐड कर देते हैं, 8 प्लस 16 24, 24 प्लस 32 56, 56 प्लस 64 120, 120 और 128 248, 248 आया। 248 डिवाइडेड बाय 5, तो बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइड बाय 5 से अच्छा होता है 1/5 करने से अच्छा है 2/10 करो, तो इसको डबल करके डिवाइड बाय 10 कर दो। डबल क्या होगा, 24 का डबल होता है 48, 49.6 ये हो गया, डिवाइड बाय 496 होता है, 248 को डबल करेंगे तो डिवाइड बाय 10 किए तो 49.6 होता है। ठीक है, ऐसे मेंटली कर सकते हैं। तो 49.6 एवरेज है, ये सीरीज में है क्या, 49.6 तो दिख नहीं रहा, लेकिन अरिथमेटिक सीरीज अगर होता तो उसमें बीचों बीच में क्या होता 49.6, लेकिन ज्योमेट्रिक सीरीज में अरिथमेटिक मीन की तरह जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो बीच में नहीं रहता। ठीक है, सॉरी बीच में रहता है लेकिन वो ऐड करके डिवाइड करने से वो नहीं निकलता। ठीक है, वो अरिथमेटिक मीन निकलता है। ज्योमेट्रिक मीन क्या है, ये जो मिडिल वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन। तो इसको कैसे निकालें, एक मैंने अरिथमेटिक मीन निकालने का और एक शॉर्टकट बताया था ना कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो निकल जाता है अरिथमेटिक मीन। यहाँ पे भी निकल जाता, 8 प्लस 128 कितना आता है 136, 136 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा ये करते तो एक हमारा अरिथमेटिक मीन करके निकल आता अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर होता तो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज होता तो। ठीक है, ये भी एक टेक्निक है, बस मैं बता दिया। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन में क्या है कि इसका छोटे सीरीज से बताता हूँ पहले। ज्योमेट्रिक मीन निकालने का टेक्निक क्या है, इसको देखो और इसको देखो, 8 इंटू 32 कितना होता है बताओ। अगर समझने में दिक्कत है तो 2 का पावर अगर याद होगा तो उसी से समझ सकते हैं ना। ये क्या है 2 रेज़ टू द पावर 3, ये क्या है 2 रेज़ टू द पावर 4 है, ये कितना है 3 और 5 मिलके कितना हो गया 8, और इसका डबल कितना होगा 8, ये कितना है 2 रेज़ टू द पावर, ये कितना है 2 रेज़ टू द पावर 6 है, ये 2 रेज़ टू द पावर 7। अब देखो फिर से बता रहा हूँ, सीरीज में कितने टर्म्स हो गए 5, 2 रेज़ टू द पावर 7 और 2 रेज़ टू द पावर 3 मिलके कितने हो गए 10, इसका डबल कितना होगा 10। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं कि स्क्वायर रूट, ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कैसे निकालते हैं फर्स्ट टर्म और
लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट करेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा। अभी निकला ना, इसका एग्जांपल करेंगे तो 3 और 7, 3 इंटू 7 अगर यहाँ पे करते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। अगर 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 7 करते, इसका स्क्वायर रूट करते, तो 3 और 7 मिलके कितना हो गया 10, 2 रेज़ टू द पावर 10 हो गया। स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, पावर कितना होता है, स्क्वायर रूट मतलब हाफ होता है ना पावर, तो हाफ बाहर में है ऐसा मैं बोल सकता हूँ ना, ऐसा इसको 2 रेज़ टू द पावर 10 और हाफ है पावर बाहर में। स्क्वायर रूट सिंबल का मतलब ही क्या होता है, पावर हाफ है। अगर नहीं पता तो 2 और 10 करके हो जाता है 2 रेज़ टू द पावर 5, और यही देखो बीच में आता है। बात समझ में आया? ज्योमेट्रिक मीन हमेशा बीच में लाई करता है अरिथमेटिक मीन की तरह, लेकिन निकालने का टेक्निक अलग है। अरिथमेटिक मीन निकालना इजी है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 कर दो, या फिर सब सीरीज में ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर दो, जो अरिथमेटिक मीन निकल गया। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हम लोग को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को स्क्वायर रूट में डाल के आपस में मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ता है। या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो इसी चीज को कि जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। इसको भी लिख लेना और इसको भी लिख लेना, दोनों बात एक ही है कि जियोमेट्रिक मीन जो है ये बीच को इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 2 रेज़ टू द पावर 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 और 2 मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 रेज़ टू द पावर 10 हो जाता है। तो 2 रेज़ टू द पावर 10 विल बी इक्वल टू दिस इनटू दिस, फिर से पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ा है तो ठीक है। बात समझ में आया ना? तो इसको भी लिख लेना, इसको भी लिख लेना, ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे कैसे निकालते हैं। अब एक चीज बस फाइनल लिखना या फिर बताना इसमें जरूरी है कि इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना आया 32, एरिथमेटिक मीन कितना आया 49.6। हमेशा इस बात को लिख लेना कि एरिथमेटिक मीन विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन बाय इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। बात समझ में आया? अरिथमेटिक मीन विल बी ऑलवेज बी इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये दोनों का रिलेशन है। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब बड़ा होगा हमेशा, लेकिन कुछ केस में दोनों इक्वल हो सकते हैं, स्पेशल केस होते हैं वो, ठीक है। वो सीरीज ऐसा होगा कि वो एपी का भी सीरीज है, जीपी का भी सीरीज है, अरिथमेटिक मीन का भी सीरीज है, ज्योमेट्रिक मीन का भी सीरीज है, ऐसा भी हो सकता है स्पेशल केसेस में। आगे बढ़े। एग्जाम्पल क्या है ऐसा कि जो अरिथमेटिक मीन का भी सीरीज और ज्योमेट्रिक मीन का भी सीरीज हो? बताओ कोई भी। ये हो सकता है क्या? हो सकता है, नहीं हो सकता? ये सीरीज अरिथमेटिक मीन हो सकता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो सकता है क्या? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन है कि डिफरेंस हमेशा गैप सेम होना चाहिए, गैप सेम है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए क्या कंडीशन है कि कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 ऐसे करके चल सकता है। तो ज्योमेट्रिक भी बोल सकते हो इस सीरीज को, है ना। बस इसमें वैसा इंक्रीज वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमने बेसिक्स सारे कर लिए कि कुछ एक पॉइंट बच गया था, हमने एवरेज निकालना सीख लिया, बच क्या गया,
एवरेज निकाला, सम अभी बच गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अच्छा अच्छा, इसको लिख लिया ना। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन हमने समझा। अब एक केस हमने एवरेज का यहाँ पे छोड़ दिया है, बट फिर भी बता दूँ सेम ही चीज़ है कि उस समय हमने देखा था कि 5 टर्म थे सीरीज में, मैंने इसको कट कर दिया था समझाने के लिए, करेक्ट। लेकिन 5 टर्म के जगह 6 टर्म भी हो सकते हैं, है ना, जैसे इसमें है। तो 6 टर्म में क्या होगा कि ये हो गया 2⁻³ और ये हो गया कितना 2⁻, कितना ये 8। तब इस सीरीज का अगर मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तब तो मैं बोलूँगा ना कि √2⁻³ इंटू 2⁻8 होगा कितना 2⁻11, इसका पावर हाफ। स्क्वायर रूट को मैंने हाफ ऐसे करके लिख दिया, तो हो जाएगा 2⁻11/2, ऐसे करके लिख सकता हूँ। या फिर तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। और या तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे लिखो कि 2⁻10 इंटू 2 हाफ, ऐसा करके। तो ये 2 इसके साथ जब मिलेगा तो 5 होके बाहर निकल जाएगा, तो 2⁻5 और ये हाफ इसके पास रह जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। 2⁻5 मतलब होता है 32√2। इसका आंसर आना चाहिए था ज्योमेट्रिक मीन का, लेकिन 32√2 इस सीरीज में नहीं है, लेकिन वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मीन है, जीएम है। क्या बोल रहे हो? टेन 11 को मैंने तोड़ दिया था, यहाँ पे 1 नहीं लिखा, हाँ, पावर को तोड़ दिया था, 10 और 1 में तोड़ दिया। बात समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि ज्योमेट्रिक मीन सीरीज में दिखे, ठीक है। कब? जब इवन टर्म्स हो। अगर इवन टर्म्स होगा तो ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे कहीं ना कहीं पे लाई करेगा, बीचों बीच, इन दो टर्म्स के बीच में, लेकिन वो दिखेगा नहीं क्योंकि वो बीच में है, दो टर्म्स के बीच में। लेकिन अगर 5 टर्म्स है सीरीज में, तब ये बीचों बीच लाई करेगा, तो ये 32 ही हो जाएगा, तो वो दिखेगा ज्योमेट्रिक मीन सीरीज में। ये एक बात बताना था। हो गया ये भी। सम के पीछे हम लोग लास्ट में चलेंगे कि सम कैसे निकालते हैं। पहले एक चीज बच गया है, वो करते हैं। हाउ टू काउंट नंबर, कितने नंबर्स है सीरीज में, ठीक है। इस सीरीज को मैं देखो बढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन में तुमको पूछेगा कि ये कितने नंबर का टर्म है, 2048, ऐसे दे देगा तुमको, इस यहाँ तक से यहाँ तक कट कर देगा, ये सब भी नहीं देगा। फर्स्ट टर्म दिया, सेकंड टर्म दिया, चलो मान लो थर्ड टर्म दे दिया, कंफर्म करने के लिए कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। उसके बाद डॉट 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 ऐसे करके दिया, बोला कि ये जो एक सीरीज में जो लास्ट का टर्म है ये कितने नंबर का टर्म है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। निकाले कैसे? सेम चीज, फॉर्मूला समझने का जरूरत नहीं है तुमको, बस बेसिक समझने का जरूरत है, वो समझ गए तो सब कुछ इजीली हो जाएगा। हमको पता है कि ये सीरीज अगर है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, तो ये कैसे बना होगा, फर्स्ट टर्म को ही मल्टीप्लाई किया होगा, किससे,
कॉमन रेशियो से बोलो, 2 यहाँ पे कॉमन रेशियो है, बट हम लोग को बोलना चाहिए कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई होते होते ये बना होगा। फर्स्ट टर्म से ही ये सेकंड टर्म बना है, बस मल्टीप्लाई क्या हुआ था, कॉमन रेशियो। रुक जा, थर्ड टर्म किससे बना है, फर्स्ट टर्म से ही, बस मल्टीप्लाई कितना हुआ है, कॉमन रेशियो 2 बार। रुक जा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि दिस थिंग इज नथिंग बट फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो, कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, जो भी इसका पोजीशन है उससे n-1 टाइम हुआ होगा। बात ही हमने समझा था, n-1 टाइम ही हुआ होगा तब ये बना होगा। तो पहले हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, r चाहिए, n हम लोग बाद में निकाल लेंगे क्योंकि ये हमें पता है। फर्स्ट टर्म हमें पता है क्या है, 8। फर्स्ट टर्म का मतलब समझ जाते हो ना, जो पहला है। r मतलब क्या होता है, कॉमन रेशियो कितना है, 2, तो हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म है 8, कॉमन रेशियो है 2, पावर कितना होगा हमें नहीं पता, लेकिन लास्ट टर्म हमें पता है 2048। इससे हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। बस केयरफुल क्या रहना है कि जो भी यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हो उसको -1 करना पड़ेगा या फिर +1 करना पड़ेगा। अच्छा, निकालो, इसको सॉल्व करो। ये क्वेश्चन मार्क है तो इसको मान लो n-1 पकड़ो, ठीक है, उसको क्वेश्चन मार्क नहीं पकड़ता, तो गलती करोगे पक्का। कट करें इसको, 8 को 2048 से कितनी बार, 2 बार में 16, 44 5 बार में, फिर 44 5 बार में 48, 6 बार में 256। 256 इज इक्वल टू 2 का n-1 पावर। तो इसको 2 का कोई पावर में कन्वर्ट करेंगे तभी हम लोग 2 कैंसिल करके n-1 को निकाल पाएंगे। तो 256 मतलब क्या होता है, 2 टू द पावर 7 नहीं होता, 8 होता है, 2 रेज़ टू द पावर n-1। तो n का वैल्यू क्या होगा, मैं बोल सकता हूँ ना वहां से कि 8 इज इक्वल टू n-1, -1 इधर जाएगा तो +1, 8 + 1, n का वैल्यू आ गया 9। तो मैं कहना क्या चाहता था, या फिर क्वेश्चन क्या कहना चाहता था कि कौन सा ये सीरीज है, ये 9th टर्म है। बात समझ में आया, कैसे निकाला हमने, किसी को भी सीरीज में, कि उससे हम लोग पता कर पाए कि कितने टर्म्स है सीरीज में। ठीक है, टोटल कितने टर्म्स थे, 9 टर्म्स है। ठीक है, और एक क्वेश्चन दूं, इसको करो। बड़ा नहीं दे रहा हूँ, छोटा ही देता हूँ, चलो। टेन है, फिफ्टी है, कॉमा क्यों दिया, कॉमा देने का जरूरत नहीं है, सिंपल सीरीज दे रहा हूँ। 1 मिनट, 1 2 5 चलो ये निकालो कि कितना नंबर सीरीज में, इस सीरीज में कितने नंबर पे है ये, 1 5 6 2 5 0। मतलब इस ये सीरीज ऐसा है, क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन क्या मैं बता देता हूँ क्लियरली फिर से एक बार, कि ये एक सीरीज ऐसा है, ठीक है, तो बताओ कितने नंबर ऑफ टर्म्स है सीरीज में।
तो बेसिकली पूछ क्या रहा है कि ये कितना नंबर टर्म है, ये तो फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो ये कितना नंबर टर्म है? बताओ आंसर फटाफट। डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस का क्या अचार डालेगा? 3? अरे डिफरेंस तो पहली बात देखते नहीं है हम लोग, मल्टी कॉमन रेशियो देखते हैं। हाँ 5 है कॉमन रेशियो। एक 1250 था ना, बार बार 5 से मल्टीप्लाई होके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, है ना? तो ये कितना नंबर है? 156750 सेम। आया किसी का? ये 2 है। हाँ हम्म अरे कुछ नहीं है, हुआ सेम है ना। ये कैसे बना होगा, किस चीज से बना है ये चीज? फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो से। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो से बना है, तो ये कितने फर्स्ट टर्म होंगे इसमें? एक फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशियो कितना है? n-1 टाइम। इस n का वैल्यू हमें निकालना है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या दे रखा था? 10। कॉमन रेशियो क्या दिया है? 5। कितनी बार ये है ये नहीं पता, करेक्ट, लेकिन इस पूरे चीज़ का वैल्यू हमें पता है। 0 0 कट कर देते हैं। 15625, इसको 5 का कितना पावर लिख सकते हैं? 15625, 5 का कितना पावर है? नहीं पता तो 5 से काटो ना। कितनी बार कट रहा है? 3 1 2 5, एक बार कटा है, एक 5 मैंने लिख दिया, फिर से एक बार काटो और एक 5 लिख दो। 3 1 2 5 को काटोगे तो हो गया 6 2 5। इसका मतलब तुम्हें पता है 625 मतलब क्या होता है? 2 टू द पावर कितना होता है ये? सॉरी 5 टू द पावर कितना होता है? फिर से एक बार 5 से काट कर दो। 1 2 5, अभी भी नहीं पता है तो फिर काटो। 2 5, अभी भी नहीं करता तो फिर काटो 5। कितने 5 हो गए? 1 2 3 4 5 6। वैसा ही है ना, 2 रेज़ टू द पावर 6 इक्वल टू 5 टू द पावर n-1। तो 6 इज इक्वल टू n-1, तो n-1 इक्वल टू 6 है, तो n इक्वल टू 7 है। हमेशा याद रखना, यहाँ पे गलती होने का चांस होता है कि 6 देख के हम लोग 6 आंसर मार देते हैं, उसको एक बढ़ाना होता है।
क्योंकि n माइनस वन है, ये पोजीशन हमको चाहिए। मल्टीप्लाई कितना बार हुआ होगा, पोजीशन अगर 7 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 टाइम्स हुआ होगा कॉमन रेशियो। तो अगर कॉमन रेशियो यहाँ पे तुम्हारा 6 बार आ गया तो उसको एक बढ़ाना है उस पोजीशन को पाने के लिए। पोजीशन आ गया तो कॉमन रेशियो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा उसको पाने के लिए -1 करते हैं। बात समझ आया ना? तो आंसर हो गया ये 7, ये 7th टर्म है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं सीरीज में कितने एलिमेंट्स थे, 7 एलिमेंट्स थे। पता चला नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं और कैसे निकालते हैं? अच्छा ठीक है, आगे हाँ वीडियो मिल जाएगा तुमको। आगे बढ़े, अब बस हम लोग का सम बच गया, सम निकालना, बाकी हमारा हो गया। लिख लिया ना इसको? लिखा नहीं था? अब देखो सम समझने के लिए हम लोग आगे चलते हैं। बुक में जो थोड़ा सा चीज़ है याद करने वाला, वो उसको हम लोग देखते हैं। हालांकि याद नहीं करना पड़ेगा, मैं समझा दूंगा तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कहाँ गया अरिथमेटिक? ये दो हमने जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे तो ये सब हमने फॉर्मूला समझा था। जितने भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूलाज थे थ्योरी के थ्रू ही हमने समझा था। अब हमारा बारी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को समझने का। हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम लोग नहीं समझेंगे। ये बात को हमने देख लिया ना, इतना पार्ट हमने समझ लिया कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, इस बात को हमने समझा था। हार्मोनिक मीन अभी हम लोग को समझने का जरूरत नहीं है, तुम लोग का सिलेबस में है भी नहीं। हार्मोनिक मीन मतलब क्या होता है, इसकी तरह होता है, थोड़ा बताता हूँ। ये है ना 1/5 है, सोचो ये 6 नहीं है तो उसके बाद 1/6, 1/7, 1/8 ऐसा करके बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरह के हम लोग प्रोग्रेशन को हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बस हम लोग को इस पार्ट को अब हमें जो थोड़ा याद रखने वाला पार्ट है इसको समझ लेंगे तो काम खत्म है। ठीक है, सम कैसे निकालते देखो। पहली बात कि सम निकालना, जैसे सीरीज अभी हमारा था एक 2, 4, 8, 16, 32, 64, छोटा ही रखते हैं समझाने के लिए। ये दो तरह के हो सकते हैं सम निकालने के लिए सीरीज। एक जिसमें कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो तो सीरीज इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तो सीरीज क्या करेगा, जैसे यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? दो तरह का सिचुएशन है सम निकालने के लिए, एक कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो तो, दूसरा कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो तो। ठीक है, दोनों में सेम फॉर्मूला ही यूज होता है, बस आगे पीछे करते हैं नेगेटिव वैल्यू से बचने के लिए। ये तो हमने समझ लिया था कि किसी भी टर्म पे कैसे जाए, ए एन पे कैसे जाए, फर्स्ट टर्म इनटू आर कितनी बार, n-1 टाइम, ये हमने समझ लिया था। अब देखो अगर सम निकालना है तो ये एक फॉर्मूला हो गया r ग्रेटर देन स्मॉलर देन 0 के लिए और r ग्रेटर देन r स्मॉलर देन 1 के लिए, और r कॉमन रेशियो अगर 1 से बड़ा है तो ये उल्टा लिखा हुआ है, ये ग्रेटर देन 1 है उसका फॉर्मूला है। r ग्रेटर देन 1 का ये फॉर्मूला है, ये r स्मॉलर देन 1 का ये फॉर्मूला है। r-1 जब होगा, ठीक है, तब हमेशा r ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा। बात समझ में आया? और r स्मॉलर देन 1 होगा तो हम लोग 1 जो है r से बड़ा है तो इसलिए 1 को आगे रखते हैं, r को पीछे रखते हैं। बात समझ में आया मैं क्या बताया?
कि जो कॉमन रेशियो है वो अगर 1 से बड़ा है, कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो कॉमन रेशियो -1 होगा ताकि पॉजिटिव आंसर आ सके, कॉमन रेशियो -1 होगा ताकि पॉजिटिव आंसर आ सके। लेकिन अगर 1 ही कॉमन रेशियो से बड़ा है, यहाँ पे ये वाला सिचुएशन, ठीक है, जैसे क्या हाफ जो है छोटा है ना 1 से, तो 1 बड़ा है कॉमन रेशियो से, तो हम लोग को 1 को आगे रखना पड़ेगा ताकि माइनस करने से पॉजिटिव वैल्यू आए। बात समझ में आया ना? 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर n, 1 माइनस कॉमन रेशियो। और याद रखने वाली चीज क्या है कि कॉमन रेशियो के ऊपर पावर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉमन रेशियो के ऊपर पावर रहेगा, 1 के ऊपर कोई पावर नहीं है। यहाँ पे भी कॉमन रेशियो के ऊपर सिर्फ पावर है और नीचे में कोई पावर नहीं है, सीधा 1 माइनस आर, नहीं तो r माइनस 1। r माइनस 1 कब करेंगे? r जब 1 से बड़ा होगा ताकि पॉजिटिव आंसर आ सके। 1 माइनस आर कब करेंगे? जब r 1 से छोटा होगा ताकि पॉजिटिव आंसर आ सके। समझ में आया? इसको याद कैसे करते हैं? अब देखो ये फॉर्मूला आया कैसे, फिर उसका एक हम लोग स्पेशल देखेंगे जब इन्फिनिटी पर जाने लगता है, ये वाला हम लोग सब निकालेंगे। सीरीज को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। देखो ये फॉर्मूला आया कैसे, ये सीरीज है हमारा, तो सीरीज मान लो स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं? 2 से। 2, 4, 8, 16, 32, 64, इसको सबको ऐड करके लिखना है, इसी को कहेंगे ना सम निकालना। सम मतलब क्या हो गया? SN मतलब हो गया सम ऑफ n टर्म्स। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म्स है, इन 6 टर्म्स को ऐड करके कितना आएगा? ऐड करो कितना आएगा? इसको ऐड कैसे करते देखो मैं बताता हूँ। पहले तो तुम चीज़ एक नोटिस करोगे कि 2 + 4 यहाँ पे 1 से शुरू करते हैं, सीरीज 1 से शुरू करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 हो गया, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से 4 हो गया, 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से 8 हो गया, ऐसे करते। एक चीज़ नोटिस करना, 1 + 2 कितना होता है? 3। 4 से कितना छोटा है? 1 + 2 + 4 कितना होता है? इससे कितना छोटा है? 1 + 2 + 4 7, 7 + 8 7 + 8 15 होता है। आगे वाले से कितना छोटा है? एक कम। यहाँ तक आके 15 आया था, 15 + 16 31, आगे वाले से कितना कम है? एक कम। 31 + 32 कितना? 63, आगे वाले से कितना कम है? एक कम। तो इसी टेक्निक को यूज करके हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, अच्छा यहाँ पे कितना आया था? 63 आया था, 63 + 64 कितना होगा? 127। सीरीज में नेक्स्ट कौन आने वाला था? नहीं 127 थोड़ी आएगा, 128 आने वाला था ना, उससे एक कम। ये क्या है? सम है। अब कैलकुलेटर से भी ऐड करके देख सकते हो, 64 + 32 + 16 + ये करके कर सकते हो। लेकिन अगर तुमको टेक्निक पता है ये सीरीज में, तो तुम क्या करोगे? जो भी लास्ट टर्म है उसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किए, कितना आएगा? कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई, कॉमन रेशियो क्या है इस सीरीज का? 2 है ना कॉमन रेशियो इस सीरीज का। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 128 आएगा, उसको -1 कर दोगे तो तुम्हारा सम निकल गया पूरे सीरीज का, तुमको ऐड नहीं करना पड़ा। बस तुमने क्या किया? लास्ट टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, लास्ट टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया और उसको एक कमा दिया, 1 वैल्यू कमाया। इसीलिए देखो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई हो रहा है एक तरह से और बस 1 कम जा रहा है, बस 1 माइनस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसी चीज को अगर सम निकालना होगा तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला क्या डालते हैं? ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है? फर्स्ट टर्म का 1, कॉमन रेशियो क्या है? 2, एन क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 2⁻⁷ 7 -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 - 1। ये किस लिए है? r > 1 के लिए, है ना।
ये r स्मॉलर देन 1 के लिए उल्टा फॉर्मूला लिखा हुआ था, ठीक है। 2⁻7 - 1 बाई 2 - 1, 2 - 1 1 क्या होता है 1, 1 1 कट गया। 2⁻7 क्या होता है 128, 128 में से 1 माइनस किया तो आ गया 127। सेम आंसर मैच किया। बात समझ में आया कैसे फॉर्मूला आ रहा है, लास्ट टर्म को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके उससे आता है, ठीक है। उसी तरह एक नेगेटिव केस भी हो, नेगेटिव मतलब क्या उल्टा केस भी हो सकता है। ठीक है, उल्टा केस क्या होगा कि जो हमने इंक्रीज के जगह ऐसा हो सकता है सीरीज में 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 इसका सम निकालने को दे सकता है। अब सीरीज इंक्रीज की जगह क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, और कॉमन रेशियो क्या हो गया, कॉमन रेशियो क्या है हाफ, 64 इंटू हाफ, 32 इंटू हाफ, 16 इंटू हाफ, ऐसा करके जा रहा है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करें, इसको यूज करें कि इसको यूज करें। हाफ क्या है 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, छोटा है ना, तो इसको यूज करेंगे। तो इसको यूज कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है देखो 64, ए क्या है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 64, यहाँ पे क्या 1 माइनस आर क्या है यहाँ पे कॉमन रेशियो हाफ टू द पावर एन बाई 1 माइनस हाफ, ऐसे हो गया। ये बस कंडीशन है, इसको मत लिखना। इसको सॉल्व करते हैं 64 हाफ पावर कितना, कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 डालेंगे तो 1 माइनस हाफ टू द पावर 7, और नीचे 1 माइनस हाफ कितना होता है 1 सावर, 1 माइनस हाफ क्या होता है, हाँ तो 1/2 बोलना, 1 बोल के क्यों रुक गया, 1/2 हाफ होता है, एक में से हाफ गया हाफ बच गया, बस हाफ उल्टा हो जाएगा, हाफ उल्टा होके क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, 64 से मल्टीप्लाई करके 128 हो गया, और 1 माइनस 1/2 टू द पावर 7 मतलब क्या होगा 2 टू द पावर 7 होता है 128, तो 1/128, इसको और सॉल्व करेंगे तो हो गया 128, यहाँ पे मल्टीप्लाई होके हो गया, इनटू था यहाँ पे, इनटू 128 माइनस 1 127/128, ये कट गया ये कट गया बच गया 127। 64 किसको कट कर सकता है, ये ब्रैकेट के अंदर है, नहीं कट कर सकता 64 को इसके साथ, ठीक है। सॉल्व करके फिर से क्या आया 127 ही आया, उस समय भी सीरीज में क्या आ रहा था टोटल 127 भी ही आ रहा था, मतलब दोनों तरह से फॉर्मूला काम करता है। याद रखने के लिए क्या टेक्निक बताया, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है, और पावर सिर्फ और सिर्फ कॉमन रेशियो को मिलता है और किसी को नहीं मिलता, बस इतना याद रखोगे काम खत्म है। आगे बढ़े, हमारा थ्योरी पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब हमें चलना है, अच्छा ये बच गया थोड़ा सा, सॉरी इन्फिनिटी वाला बच गया। इन्फिनिटी पे अगर सीरीज जा रहा है, ठीक है, और कोई भी कॉमन रेशियो हो, इसको थोड़ा उठाते हैं, जैसे एग्जांपल बताता हूँ। सीरीज है मान लो 2 4 8 16 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका सम कितना होगा, सम कितना होगा इन्फिनिटी, सही बोला, इसका फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं क्योंकि दिख रहा है इन्फिनिटी तक जा रहा है और वैल्यू बढ़ते जा रहा है, कम तो नहीं हो रहा, तो इसका सम होगा इन्फिनिटी, ठीक है, ये सम है, कॉमन सेंस लगाने की बात है। लेकिन अगर ऐसा सीरीज हो जाए 64 32 16 8 4 2 1
हाफ, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जा रहा है। तब सम निकालना है। ऐसे इन्फिनिटी नहीं होगा आंसर, तब इसका इन्फिनिटी नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है वैल्यू छोटा होते जा रहा है, तब इन्फिनिटी कैसे देगा? तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इन सम फॉर इन्फिनिटी। ये कब हो सकता है? जब r का वैल्यू लेस देन 1 हो, तभी तो सीरीज जो है इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, है ना, वो वैल्यू छोटा होते जा रहा है, तभी सीरीज इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका सम निकालो, इस सीरीज का सम निकालो फटाफट, बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला। फॉर्मूला दिख रहा है ना? अरे यार देखो यहाँ पे फिर से गलती है, r-1 है, देखो फिर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा ना, फिर r2 नहीं है, r यहाँ पे r2 है, 64 इंटू 2 32 होता है, -2 तो -128 होता है। यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है? हाफ है ना। यहाँ पे फॉर्मूला को करेक्ट करना है, यहाँ पे फॉर्मूला में गलती दिया, देखो फिर से कैसे पकड़ा, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव हो जा रहा है, आर क्या था, लेस देन 1 है, तो नेगेटिव हो जाएगा ना, ये r-1 की जगह क्या होगा, 1 - r। अक्सर अंगूर खट्टे होते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला है एस इन्फिनिटी का, कि a/1 - r। सिंपल इतना लिख के याद रखना, इन्फिनिटी का क्या फॉर्मूला है, किस केस में, r स्मॉलर देन 1, तब इन्फिनिटी तक जाने के लिए। r अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या बताया था, देन सम विल बी इन्फिनिटी। इस बात को लिख लेना, r ग्रेटर देन 1 अगर हो गया तो हमेशा सम विल बी इन्फिनिटी, लेकिन r स्मॉलर देन 1 है तब इसके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, कॉमन रेशियो हाफ है, फिर हाफ है, फिर हाफ, मतलब कॉमन रेशियो कितना आया, फर्स्ट टर्म है 64, 1 माइनस कॉमन रेशियो हाफ है, तो 1 माइनस हाफ क्या होता है, हाफ, तो 64 का डबल हो जाएगा, मतलब ये हाफ उल्टा होगा तो ऊपर 2 हो जाएगा, तो 120। तो हमने क्या सीखा कि नॉर्मल सीरीज में क्या करते थे हम लोग, यही सीरीज अगर बढ़ते बढ़ते आ रहा होता तो 64 को क्या करते हम लोग, रुक जा, 64 को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 करते हैं, लेकिन अगर इन्फिनिटी तक अगर जा रहा है तो फर्स्ट टर्म को ही हम लोग डबल करते हैं और -1 नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी टर्म्स है ना, ये 1 के बाद ये सब ऐड होके 1 होते हैं। ये बात समझ में आया कि नहीं, बताओ मैं क्या बोला, कि 1 के बाद ये जितने भी सीरीज गिर रहा है ना, इस सब को ऐड करोगे ना तो 1 होगा। हाफ प्लस 1/4, हाफ जब 1 में से चला गया क्या बच गया, हाफ,
हाफ का आधा चला गया तो 1/4 बचा। बात समझ में आई कि नहीं? देखो बता रहा हूं, मान लो तुम्हारे पास की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तुम्हारा एक भाई हुआ, उसको कितना मिलेगा? हाफ। उसको तुमने हाफ दे दिया, तुम्हारे पापा ने, तुमने दे दिया, उसके बाद तुम्हारे पापा ने फिर एक, मान लो एक और एक लड़का आया, तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा? 50% ही बचा था ना, कितना बचा था? हाफ बचा था जो पहले भाई को दिया था, उसका हाफ उसको देना पड़ेगा, फिर हाफ तुम रखोगे, तो उसको कितना दिया? 1/4 दिया ना उसको, आधा का आधा दिया। और तुम्हारे पास कितना बचा? जो उतना जितना उस भाई को दिया था, जो सेकंड भाई तुम्हारे पास था, 1/4। फिर से एक उसको भी हाफ करना पड़ेगा, 1/8। ऐसे करके तो हमेशा क्या दिख रहा है? आधा होते जा रहा है तुम्हारा जो भी वैल्यू था, लेकिन कब तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। तो वो सब ऐड होके 1 होता है। इसका आधा ये है, इसका आधा ये है, इसका आधा ये है, इसका आधा ये है, इसका आधा है, ऐसे गिरते जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यही बस याद रखना कि ये सब ऐड होके हाफ होता है, इसलिए हम लोग -1 नहीं करते हैं, जो हम लोग पहले सीरीज में कर रहे थे। इसमें बस हम लोग इस 1 को हम लोग छोड़ देते हैं। बात समझ में आया? आगे बढ़े। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस में। हमारा थ्योरी पूरा कंप्लीटेड है, अब हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, उसके बेसिस पे ही हमारा थ्योरी सॉलिडिफाई होगा, ठीक है। अब बुक के क्वेश्चंस पे चलते हैं। जहाँ जहाँ करेक्शन करने को बोला था वो कर लेना। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ याद करने का नहीं था, बस इन चीज़ों को समझने के लिए हमने बेसिक को समझा। बेसिक समझ गए हो तो ये समझ जाओगे, याद करने में कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में पूछता भी नहीं है, मैक्सिमम के सिलेबस में नहीं पूछता, ठीक है। अब क्वेश्चंस में चलते हैं। स्पेशल सीरीज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अब हम लोग पहले थ्योरी के क्वेश्चंस कर लेते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। फटाफट करो। फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बता दिया 20 है। अरे यार ये क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन ही गलत है। सेकेंड रेशियो कम से कम और कुछ तो पूछ, और कुछ डेटा तो दे। इसको छोड़ो, इसको बोलो। डिटरमाइन द कॉमन रेशियो आर of a geometric progression with the first term 5 and the fourth term is 40। कॉमन रेशियो क्या होगा? फर्स्ट टर्म दे दिया है 5 है, फोर्थ टर्म दे दिया है 50 है। गेस करने वाला काम है। फर्स्ट टर्म है A1 A2 A3 A4। फर्स्ट टर्म बता दिया है 5 है, फोर्थ टर्म बता दिया है 40। तो इसमें एक ही तरीका है, अगर तुमको ऑप्शन दिया हो तभी वो कर सकते हैं क्वेश्चन को, नहीं तो फालतू का। 2 है, डाल के देखते हैं। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20 इंटू 2 मैच कर गया। 4 के साथ देख लेते हैं, कॉमन रेशियो अगर 4 हुआ तो 5 इंटू 4 20 इंटू 4 80,
80 इंटू 4 नहीं होगा, यह नहीं हो सकता। 5 कॉमन रेशियो हो गया, तो एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड टर्म पे 25, फिर एक बार मल्टीप्लाई 125, फिर एक बार 625, नहीं होगा। बच गया 6 6 5 जा 30, 35 6 जा 180, 180 इंटू 6, फिर ज़्यादा हो गया। एक ही ऑप्शन बच जाता है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 2 होगा। बस अप्लाई करके देखना है कॉमन रेशियो। ये फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में कैसे जाता है कॉमन रेशियो के थ्रू, उससे फिर आगे कैसे जाते हैं कॉमन रेशियो के थ्रू, उसके आगे कैसे जाते हैं कॉमन रेशियो के थ्रू। जिस तरह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस था, हर ऐड कर कॉमन डिफरेंस ऐड करते करते कहीं भी पहुंच जाते थे, उसी तरह कॉमन यहाँ पे क्या होता है, कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करते करते कहीं भी पहुंच जाते हो, है ना। तो बस हमने कॉमन रेशियो के साथ चेक किया, मैच किया, आगे बढ़ते देख। अच्छा यहीं से उठाया था क्या मैं वैल्यू, करो इसको 2048। अच्छा इसको कर लिया है ना, नहीं कर लिया है, इसी 2048 में दिया था ना क्वेश्चन, ठीक है। नंबर, द नंबर दिस इज विच टर्म, कितना नंबर टर्म है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। क्या है 7 टर्म है, रुक जा, ए एन इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला था हमारा। 2048 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म है 8, कॉमन रेशियो क्या है, हाँ कर इस क्वेश्चन को, ये वो क्वेश्चन नहीं है, कर इसको, कर करो इस क्वेश्चन को, ये वो क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा अलग है, कॉमन रेशियो अलग है, करो इसको फटाफट करो। डिफरेंस तो क्यों देख रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, तो डिफरेंस क्यों बोल रहा है, डिफरेंस बोल रहा है मतलब तू समझा नहीं है। कैसे कॉमन रेशियो कैसे पता करते हैं, इसको इससे डिवाइड करके देख लेना, नहीं पता चल रहा तो 32 डिवाइडेड बाई 8 पता चल जाएगी कि 8 से क्या मल्टीप्लाई हुआ था, 4 आता है ना, 128, या फिर इसको डिवाइड करके देख ले, 128 डिवाइडेड बाई 32 क्या आएगा, 4 आएगा, मतलब 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो कॉमन रेशियो मिल गया 4, है ना। कॉमन रेशियो मिल गया 4, हमें रिलेशन पता है, कोई भी सीरीज का टर्म है ए एन, ये 2048, दिस इज फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो टू द पावर n माइनस 1, ये क्या है 2048, फर्स्ट टर्म है 8, कॉमन रेशियो है 4, n माइनस 1 करना है, n माइनस 1 सिर्फ और सिर्फ कॉमन रेशियो का है, पावर जो है सिर्फ कॉमन रेशियो का, और किसी के साथ वो शेयर नहीं हो रहा, हमेशा याद रखना, फॉर्मूलाज में भी और हर जगह में कॉमन रेशियो का ही सिर्फ पावर रहेगा और किसी का पावर नहीं रहेगा। करें इसको आ गया 2048 को इसके साथ कट कर देते हैं, 8 को 2 टाइम्स 16 44, 5 बार में, फिर 6 बार में, 256 को 4 के टर्म्स में लिखना है। 256 मतलब हम लोग कितना जानते हैं, 2 टू द पावर कितना होता है 8, हाँ लेकिन हम लोग 2 टू द पावर 8 है ये तो पता है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते थे ना, 2 रेज़ टू द पावर 2 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 4 होता है, ये हम लोग बोल सकते हैं ना, या फिर 4 से काट काट के देख सकते हो कितने 4 है इसमें, या फिर डायरेक्ट कर लो कि 4 रेज़ टू द पावर 4 होता है इक्वल टू 4 टू द पावर n माइनस 1, तो रिलेशन क्या हो गया 4 इक्वल टू n माइनस 1, पावर हमने रिलेशन निकाला तो हो गया n का वैल्यू 5, मतलब ऑप्शन सही था। फोर इक्वल टू एन माइनस 1, ये 4 और इस 4 को हम इस पावर को हमने इक्वेट किया, क्यों, क्योंकि दोनों का बेस सेम है और दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए दोनों पावर सेम होना चाहिए, इसलिए
ये पावर और ये पावर इक्वल होना चाहिए, तो 4 इक्वल टू n-1, उससे n का वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक है, तो n का वैल्यू आ गया 5। आगे बढ़े, लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो तुम लोग? एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, इन ए जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, द 6th टर्म इज 24, ठीक है, 6th टर्म है 24 एंड 13th टर्म है 3/16। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। जीपी है, जीपी बनता किससे है? कॉमन रेशियो से। एपी बनता किससे है? कॉमन डिफरेंस है ना। तो बस ये कॉमन रेशियो का ही खेला है। बस 6 टर्म को लिख दिया इसने 24, 6 टर्म को हम लोग लिख सकते हैं A6, लिख सकते हैं ना। और इसको अगर 24 लिखना है तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि 24 को अगर हम लोग कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो टू द पावर कितना होगा? n-1। तो यहाँ पे क्या होगा वैल्यू? 6 - 1 5। तो मतलब 24 को मैं लिख सकता हूँ a इंटू r टू द पावर 5। किसी को कोई इश्यू है? उसी तरह मैं 13th टर्म क्या है? A13, ये लिखा है 3/16, इसका मैं लिख सकता हूँ a इंटू r टू द पावर कितना लिखो? 13th टर्म है तो 2/16। ये तो वैल्यू है। हाँ, कितना लिखूं? एक ही तो कमाते हैं ना। पोजीशन क्या है? 13 है, एक कमाएगा ना। 13th टर्म है बच्चा, तो वहां पे 13th टर्म पे पहुंचने के लिए कॉमन रेशियो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 12 टाइम। बस वही तो है, ठीक है। फाइंड क्या करना है? 20th टर्म खोजना है, A20। A20 मतलब क्या हो गया? a इंटू r टू द पावर 19, ये खोजना है। किसी को कोई डाउट? ये दिया हुआ है, ये खोजना है। तो इसको खोजने के लिए हमें दो चीज की जरूरत है, a और r। a और r इससे खोज सकते हैं क्या? ये दो इक्वेशन दे दिए हैं, है ना, खोज सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी दो वेरिएबल है, यहाँ पे भी दो वेरिएबल है, बस इसको सॉल्व करना है, आंसर निकल जाएगा। एक बार a निकालो, फिर उसके बाद r निकालो, क्वेश्चन खत्म है। a का वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? a इक्वल टू 24/r5, r टू द पावर 5। a को हमने निकाल लिया, a इसमें डाल दूं। इस रिलेशन से मैंने a को निकाला 24/r5, r टू द पावर 5। a को इसमें पुट करूंगा तो सब r का रिलेशन हो जाएगा, a मिसिंग है तो r का वैल्यू निकल के आ जाएगा। वही करता हूँ, 3/16 इक्वल टू a इंटू इस a का वैल्यू डालते हैं 24/r टू द पावर, सॉरी ये नहीं डालने का है, क्या डालना था? हाँ, a का वैल्यू डालना था, तो a का वैल्यू कितना है? 24/r5, और ये r पहले से था r12, ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक, r12 और r5 को कट करेंगे तो हो जाएगा 3/16 विल बी इक्वल टू 24 इंटू 5, 12 में से चला गया, कितना बच जाएगा? r7।
माइनस क्यों किया? क्योंकि डिवाइड हो रहा था। जब डिवाइड हो रहा था, बेस सेम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर माइनस करते हैं। सर्ट्स एंड इंडिसेस में ये हमने सीखा था। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देख। 3/16 इक्वल टू 24 इंटू R7। 3/16 इक्वल टू 24 इंटू R⁴ 7। ठीक है, अब 24 को इसके साथ कट कर दें, 8 आ गया। 8 को इसके नीचे भेजना पड़ेगा क्योंकि वो ऊपर है, तो ये क्या आएगा, 1/8 इंटू 16। क्या 2 जा, अरे 8 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा। हाँ तो नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना, ऊपर होता तब डिवाइड होता ना इसके साथ। इक्वल टू R⁴ 7 ऐसे आ गया। अब हमको पता है ये कुछ नहीं है, ये 2⁴ है और ये 2⁴ है। 3 + 4 क्या होता है, 7 इक्वल टू R⁴ 7। तो R का वैल्यू क्या होगा, हाफ, पावर बराबर हो गया। तो कॉमन रेशियो हमने निकाल लिया हाफ। अब बस इस रिलेशन में हाफ को पुट कर दो, या तो इसमें पुट करो या तो इसमें पुट करो। ये इजी लग रहा है तो मैं इसमें डाल देता हूँ। 24 इक्वल टू A इंटू ½ तो इसको A का वैल्यू इसमें से आ जाएगा। ठीक है, A का वैल्यू 1/5 मतलब क्या होता है, 32 है ना। 32 इसमें डाल देता हूँ तो ये हो जाएगा 24 इक्वल टू A 1/32। तो A का वैल्यू क्या आ गया, 32 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 24 इंटू 32 जो भी हो वो फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, अभी हम लोग उसको नहीं निकालेंगे, कोई ठीक नहीं है, फर्स्ट टर्म भी छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, हमें ये वैल्यू निकालना था, इसके लिए हमें A चाहिए था, R चाहिए था। तो A का वैल्यू भी हमने निकाल लिया, R का वैल्यू भी हमने निकाल लिया, R का भी वैल्यू निकाल लिया, A का भी वैल्यू निकाल लिया। तो बस इसमें रिलेशन में पुट करना है, A20 इक्वल टू A20 इक्वल टू क्या था वो, A इंटू R⁴19 है ना। तो बस इसको वैल्यूज को पुट करोगे आंसर मिल जाएगा। ये क्या पेन पेपर वाला क्वेश्चन है, इसमें शॉर्टकट कुछ नहीं मार सकते या फिर देख के आंसर नहीं कर सकते। A का वैल्यू हो गया 24 इंटू 32, R का वैल्यू कितना हो गया, ½ 19। वाह, 13 में कितना पावर है, 5, तो 5 कड़े आएगा। सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 8 मतलब हो गया 2⁻3, इसको मैं ऐसा लिखा। और 32 मतलब 2⁵ इंटू 2⁻19 ऐसे सिंप्लीफाई करके लिखा। ये 3 और 5 मिलके कितना होगा, 15 होगा कि 8 होगा, पावर ऐड होगा 8। तो 3 इंटू 2⁸ इंटू 2⁻19, 8 और 19 माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा 3⁻2/11। यही आंसर। थोड़ा सा लंबा है लेकिन ये इसलिए डाला है ताकि तुम्हारा थ्योरी चला जाए। 11 कौन सा आया, ये वाला, इसको लिख लो, यही लास्ट है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसको बस लिख लो। ये पूरा हमने जो जो थ्योरी सीखा उसको एक जगह करने के लिए ये क्वेश्चन डाला हुआ था। हाँ लंबा है थोड़ा, एग्जाम में आएगा, एक आएगा मुश्किल से, टफ अगर है तो तब आएगा। इसको शुरू में स्किप करना होता है, टाइम बचेगा तब करना होता है। ठीक है, वैसा वाला क्वेश्चन है, क्योंकि कर लोगे लेकिन इशू क्या है कि टाइम पे करना है ना।
अगर इसे 1 मिनट में 3 क्वेश्चन हो रहे हैं तो तुम एक जगह क्यों लगाओगे, मार्क्स तो बराबर है हर जगह। हाँ तो फर्स्ट राउंड में इसको स्किप करना है। करो इसको, लिख लिया ये वाला पार्ट, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ। लिख लिया, उसको लिखने दे। इस स्लाइड को लिख के कंप्लीट करो। इधर से चालू है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है कैलकुलेशन का। पहले इसको लिखो, फिर इसको लिखो, फिर इसको लिखो, ठीक है। एंड करते हैं सेशन को।